हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका वीजी स्टडी हब में। हम पढ़ रहे हैं एफएसएम के प्रैक्टिकल एमसीक्यू की सीरीज। आई होप फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा। ठीक है, नहीं देखा है सर, पहले आप देख लो, ठीक है, क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, केडी, केई और केपी और आपका कॉस्ट ऑफ अपना रिटेन अर्निंग्स का कॉस्ट। ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हम पढ़ चुके हैं। अब ये पार्ट में मैं फटाफट आपको पढ़ाऊंगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चंस कम हैं सर, लेकिन थोड़े से लंबे होते हैं, और यही टाइप के क्वेश्चंस मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सीरीज में भी बता चुका हूं, वैल्यूएशन में, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं। तो फटाफट देख लेते हैं। हो सकता है काफी बच्चों ने सीएमए की मेरी सीरीज न देखी हो, डायरेक्ट ये एफएसएम की सीरीज देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या होता है डब्ल्यूएसीसी, क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या होता है, उसके फॉर्मूले क्या है, क्या करना होता है, पहले हम समझ लेते हैं फटाफट। कि हमने इंडिविजुअल एलिमेंट्स पढ़ लिए। केडी क्या होता है हमने पढ़ लिया, केपी क्या होता है हमने पढ़ लिया, केई क्या होता है हमने पढ़ लिया। ये तीनों इंडिविजुअल एलिमेंट क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। रेडीमेबल है तो क्या होता है, इररेडीमेबल है तो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के भी बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़ लिए। तो अगर इंडिविजुअल कॉस्ट आपसे पूछा जाए तो आप इसके थ्रू निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आपका पूरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो अलग अलग सोर्सेज से आया है, कुछ पैसा डेट से आया है, कुछ पैसा प्रेफरेंस शेयर से आया है, कुछ पैसा इक्विटी से आया है, तो अलग अलग तो आपको पता है। अरे पर अगर कंबाइंड ओवरऑल कॉस्ट कोई पूछे कि 1 रुपी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का आपका कॉस्ट क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको तो पैसा अलग अलग ही पता है। अब मुझे बताओ, रियल लाइफ में क्या आप ये डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि कौन सा पैसा कहां से आया है। ये तो किताबों में चलो ठीक है, अमाउंट अलग अलग है, पर फंड्स रिसीव होने के बाद हम उसको नॉर्मली यूज करते हैं ना, इधर का उधर पैसा हो ही जाता है। बैंक अकाउंट से खैर आप ट्रेल रख सकते हो कौन सा पैसा कहां यूज हुआ था, बट स्टिल पैसा इक्वल होता है ना, मिलने के बाद तो सब सेम हो जाता है, और आप उसको रैंडमली भी यूज कर लेते हो। तो आपको अगर पूरे अपने कंपनी का, पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर का, पूरे कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉस्ट अगर पता करना हो कि मेरा पर रुपी ऑफ जो भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मेरा पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है कॉस्ट, तो उसको कहते हैं डब्ल्यूएसीसी। ठीक है, तो अगर कुछ पैसा आपने फॉर एग्जांपल डेट से लाया हो, 5 लाख रुपए आपने डेट से लाए, 5 लाख रुपए आपने प्रेफरेंस शेयर से लाए, 25 लाख रुपए आपने इक्विटी से लाए, ऐसा आपका टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है 35 लैक्स। तो आपको पता है केडी का इंडिविजुअल कॉस्ट कितना है, 5 लाख का कॉस्ट आपको पता है, जो कि अलग है। प्रेफरेंस शेयर्स का भी कॉस्ट अलग होगा, वो भी आपको पता है। इक्विटी का भी कॉस्ट अलग होगा, वो पता है। अब कोई पूछे कि यार 35 लाख का मुझे कॉस्ट बताओ, तो उसको कहते हैं डब्ल्यूएसीसी। क्लियर है। तो एग्जिस्टिंग जितना भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसका अगर आप ओवरऑल कॉस्ट निकाल रहे हो, पर रुपी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर अगर आप निकाल रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे, डब्ल्यूएसीसी। और अगर आप एडिशनल फंडिंग ले रहे हो, सपोज 35 लाख का मेरा एग्जिस्टिंग कैपिटल है, अब मैं 15 लाख रुपए का और फंड रेज कर रहा हूं, और वो किसी एक सोर्स से नहीं कर रहा हूं, उसमें से भी सपोज 5 लाख मैं डेट से ले रहा हूं, 5 लाख मैं प्रेफरेंस से ले रहा हूं, और 5 लाख मैं इक्विटी से ले रहा हूं। तो अगर ये 15 लाख का कोई कॉस्ट पूछे तो उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इंक्रीमेंटल बोरिंग जो भी आप ले रहे हो, उसका अगर कोई कॉस्ट बोले तो उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आ रहा है। और यही 15 लाख आगे चल के 35 लैक्स में ऐड हो जाएगा, तो आपका नया कैपिटल कितना हो जाएगा, 50 लाख। और फिर पूरे 50 लाख का भी आप डब्ल्यूएसीसी निकालोगे, तो आप उसको न्यू डब्ल्यूएसीसी कह सकते हो, ओल्ड डब्ल्यूएसीसी एंड न्यू डब्ल्यूएसीसी। क्लियर है। तो ऐसा एमसीसी का भी कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि जब भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, एग्जिस्टिंग उनका एक कैपिटल स्ट्रक्चर है, कुछ वो इंक्रीमेंटल बोरिंग कर रहे हैं जो कि मल्टीपल सोर्सेज से आ रही है, तो सिर्फ इंक्रीमेंटल बोरिंग या इंक्रीमेंटल जो फंड्स आप रेज कर रहे हो, उसका अगर कोई कॉस्ट पूछता है तो उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और वो एग्जिस्टिंग कैपिटल में ऐड हो जाता है जो जहां से आया है, और नए कैपिटल स्ट्रक्चर का फिर से आप डब्ल्यूएसीसी निकालते हो। क्लियर है। तो ये पूरा हम आज पढ़ने वाले हैं, ये सब पूरा पढ़ने वाले हैं। अब इसमें भी 2 तरीके होते हैं, अब ये निकालेंगे कैसे, बरोबर पहले बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि ये भाई निकालेंगे कैसे। तो इंडिविजुअल कॉस्ट आपको पता है, इंडिविजुअल सबके अमाउंट्स भी पता है, तो बस आप वेट ले लो। वेट्स कोई ना कोई आपको वेट लेना पड़ेगा वेटेड एवरेज निकालने के लिए।
बरोबर, नाम ही क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इंडिविजुअल कॉस्ट को वेट्स देके आप वेटेड एवरेज निकालोगे। अब सवाल उठता है कि वेट्स क्या लें, तो नॉर्मली वेट्स क्या लेते हैं, आपका फेस वैल्यू, मतलब जो आपका बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू वेट्स कहते हैं उसको। जो भी बुक्स में आपकी वैल्यू है, डिबेंचर की जो भी वैल्यू है, प्रेफरेंस शेयर्स की जो भी वैल्यू है, इक्विटी शेयर की जो भी वैल्यू है, जो भी बुक में वैल्यू है उसको आप वेट्स की तरह ले सकते हो। जो भी अमाउंट है उसको आप वेट्स में कन्वर्ट करके उसको एज अ वेट ले सकते हो। या दूसरा ऑप्शन होता है मार्केट वैल्यू वेट्स भी आप ले सकते हो कि डेट का कितना मार्केट वैल्यू है, प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट वैल्यू कितना है, इक्विटी का कितना मार्केट वैल्यू है। तो आपके पास दो ऑप्शन है सर, वेट्स आप बुक वैल्यू भी ले सकते हो, अमाउंट ऑफ जो भी सोर्सेस हैं उनका जो बुक में अमाउंट होता है, बुक वैल्यू वेट भी आप ले सकते हो, या फिर आप सबकी मार्केट वैल्यू निकाल के मार्केट वैल्यू को भी एज अ वेट ले सकते हो। अब आपको ये पता ही है कि मार्केट वैल्यू में बहुत फर्क होता है। डेट का मार्केट वैल्यू निकालोगे तो फेस वैल्यू के आसपास ही आता है, प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट वैल्यू निकालोगे तो फेस वैल्यू के आसपास ही आता है। उनके मार्केट वैल्यू में बहुत ज्यादा इंक्रीज होता ही नहीं है क्योंकि उनका फिक्स रिटर्न होता है। लेकिन इक्विटी का अगर आप देखोगे तो मार्केट वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो बुक वैल्यू वेट्स लोगे तो बहुत ही अलग कॉस्ट आ सकता है, वेट्स काफी अलग आएंगे। और अगर आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से वेट्स लोगे तो मार्केट वैल्यू वेट्स काफी अलग आते हैं क्योंकि वन साइडेड इक्विटी का वैल्यू बहुत ज्यादा एप्रिशिएट होता है। क्लियर है? तो यही है, यही वेट्स आपको लेने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बुक वैल्यू वेट्स का करते हैं, पहले आसान वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए इस पे आ जाइए, इस पे आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। तो इन सब में सर करना क्या है? करना सिंपल है कि इंडिविजुअल पहले कॉस्ट निकालना है, जैसे अभी तक हमने पढ़ा है। इंडिविजुअली पहले कॉस्ट निकालो, उनका एक एक जो सोर्स है उसका पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना वेट है एज पर द अमाउंट, वो आप निकालो। कॉस्ट को वेट से मल्टीप्लाई करो और आप सारे मल्टीप्लीकेशंस को अगर आप सम कर दोगे तो आएगा WACC। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर्स यूज करेंगे तो आप सब समझ में आ जाएगा। कैलकुलेटर याद से उठा लेना, ठीक है, बिना कैलकुलेटर कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। एबीसी लिमिटेड एज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी कैपिटल है ₹10 लाख, बुक वैल्यू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड 5 लाख, सेम फेस वैल्यू, 8% डिबेंचर, 8% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ₹15 लाख, ये भी बुक वैल्यू है। तो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर आपका कितना है, 10, 5, 15, 30 लाख का टोटल आपका कैपिटल है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी डायरेक्टली दिया ही हुआ है 15%। आपसे पूछा गया बताइए WACC कितना है, अगर टैक्स रेट कितना है, 50%। 50% है तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फटाफट बोलिए इंडिविजुअल कॉस्ट क्या होगी। सबसे पहले निकालते हैं, बोलिए सर, सबसे पहले निकालते हैं केडी। केडी क्या है सर, I1 - T, I1 - T। अब इसमें कुछ भी नहीं दिया है, न रिडम्पशन वैल्यू दिया है, मतलब ये इरेडीमेबल होगा, इशू प्राइस भी नहीं दिया है, तो एनपी भी 100 ही लेंगे। 100 बेस लोगे तो मतलब एक ही बात है ना, यानी अगर मैं यहाँ पे बेस 100 लूँ और परसेंटेज निकालने के लिए फिर से 100 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो वो तो कट हो जाएगा ना। इसीलिए मैं डायरेक्ट लूंगा। जब भी क्वेश्चन एकदम प्लेन है, कुछ भी नहीं दिया है, एनपी के बारे में, नेट प्रोसीड्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो मैं डायरेक्ट लूंगा I1 - T, क्योंकि आप डिवाइडेड बाय 100 ही करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे, 100 कट हो जाएगा। तो बोलो क्या आएगा, I क्या है सर, 8%, यानी 8 रुपीज, 100 पे 8%, 8 रुपए आएगा, 8 रुपीज 1 माइनस 0.5, टैक्स रेट है 50%, तो बोलो कितना आएगा, 4, यानी ये आएगा परसेंट, 4% आपका कॉस्ट ऑफ डेट आएगा। क्लियर है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। फिर है सेकंड केपी, बोलो केपी तो डायरेक्ट क्या आएगा, पीडी, पीडी डिवाइडेड बाय एनपी, पीडी कितना आएगा, 10% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 100 है, कुछ नहीं दिया है तो एनपी भी क्या लेंगे, 100, तो डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, 10%। इसमें 1 - T आता ही नहीं है, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 करोगे, 100 कट हो जाएगा, डायरेक्टली आपका आंसर आएगा 10%। ठीक है, सीधे डायरेक्टली आपका आंसर इसमें आ जाएगा। 1 - T आप नहीं लेते हो, मैंने ऑलरेडी लास्ट पार्ट में आपको बता दिया है। अब आते हैं कि वो तो दिया हुआ है सर डायरेक्ट 15%। ठीक है, इंडिविजुअल कॉस्ट निकल गया, बुक वैल्यू आपको पता ही है। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं, बोलो केडी, केपी, केई। इंडिविजुअल कॉस्ट 4%, 10%, 15%। बोलो अमाउंट, केडी 15 लाख, केपी 5 लाख और इक्विटी 10 लाख। ठीक है, इसी को अब मैं वेट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। बोलो टोटल मार लो, 30 लाख,
30 लैक्स का आपका टोटल है, बोलो 15 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख तो वो आएगा 0.5। वेट्स निकालो, इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर का जो पूरा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपका है, तो 15 लाख डिवाइड बाय 30 लाख आएगा 0.5। 5 लाख डिवाइडेड बाय 30 यानी 5 डिवाइडेड बाय 30, सिर्फ 5 डिवाइडेड बाय 30 करना है तो वो आएगा 0.1666 यानी पॉइंट दो डेसिमल में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 0.16 या सीधे सीधे मैं लेता हूं 0.17, हायर राउंड ऑफ करेंगे और बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो या डायरेक्टली निकाल भी सकते हो। 10 डिवाइड बाय 30 वो आएगा 0.333। टोटल इसकी 1 आनी चाहिए, बस वो आपको ध्यान देना है, टोटल 1 आनी चाहिए। सम ऑफ वेट्स इज इक्वल टू 1। बोलो, अब बस मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट इंटू वेट्स, फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट इंटू वेट्स। बोलो 4 इंटू 0.5 वो आएगा 2, ठीक है, ये परसेंटेज में है ऑलरेडी, ये भी डायरेक्टली क्या आएगा, परसेंटेज में ही आएगा, बेसिक समझ में आना है, ठीक है। तो परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर भी परसेंटेज में ही आएगा, तो 2 आएगा सीधे परसेंट, फिर आएगा 0.17 इंटू 10% तो आएगा 1.7%, और फिर है 15 इंटू 0.333 वो आएगा 5 सीधे। टोटल मारो, सम ऑफ वेट्स इंटू परसेंट का जो करेंगे वो आएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 2 प्लस 1.7 प्लस 5 तो आएगा 8.7, वो आएगा 8.7 मतलब 8.67 जो आपको दिया है। अगर मैं यहाँ 67 लूंगा तो वो 67 हो जाएगा, ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। तो राउंड ऑफ की वजह से मैंने 2 डेसिमल में लिया, आप 3 में लोगे तो वैसा आएगा। तो ये है आपका आंसर 8.7। 8.7 इज द WACC। इन सब का आपको सम करना है, इन सब का आपको सम करना है। आ रहा है समझ में? बस सब क्वेश्चन में यही करना है आपको। बस अब ये जो आपने बुक वैल्यू वेट्स लिए हैं, यहीं पे आपको हो सकता है मार्केट वैल्यू वेट्स लेने पड़े, ये उसका वेरिएशन आ सकता है। क्लियर है? लिखो फटाफट, लिखो। बढ़े आगे, चलिए। डाउट्स मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि आपको ऐप पे पूछना है, ठीक है। मेरे ऐप को आप डाउनलोड कर लो, उसके चैट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में टेक्निकल डाउट्स आप मत पूछना, मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। चलिए सर आगे बढ़े। अब ऊपर वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये मार्केट वैल्यू पे है, ठीक है। इसी को हम दोनों से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो पहले जो पूछा है वो मैं बताऊंगा और फिर हम इसको बुक वैल्यू वेट्स के हिसाब से भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू एट वेट्स, दिया हुआ है यूजिंग मार्केट वैल्यू एज अ वेट। कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट बुक वैल्यू एज अ वेट लिया जाता है। अगर लेकिन लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू वेट्स लेना है तो जैसा लिखा वैसा करना है। मार्केट वैल्यू एज वेट्स ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट ऑपरेटिंग इनकम है 2 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपीज। इफ द फर्म यूजेस 5% डिबेंचर, 5% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये नाम के आगे जुड़ा ही रहता है, ठीक है। तो 5% डिबेंचर यानी कि डेट का कंपोनेंट कितना है, ऑफ 4 लाख। 10 लाख में से 4 लाख डिबेंचर है, तो बचा हुआ क्या होगा, इक्विटी। दो ही सोर्सेस हैं, डेट और इक्विटी। डेट अगर 4 लाख है तो 10 लाख टोटल कैपिटल है, टोटल इन्वेस्टमेंट में से 4 लाख माइनस करोगे तो इक्विटी कितना होगा, 6 लाख। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आएगा, 6 लाख, ठीक है। और दिया हुआ है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है 11%। कैपिटलाइजेशन रेट कब यूज होता है, वैल्यूएशन में। मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, इक्विटी की मार्केट वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो वो वैल्यूएशन मेथड, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पहले निकालनी पड़ेगी, ठीक है। बोलो, सबसे पहले केडी निकाल लो, कॉस्ट ऑफ डेट। बोलो I1 माइनस टी। अब इसमें टैक्स रेट ही नहीं दिया है, टैक्स रेट दिया ही नहीं है, नहीं दिया है तो कुछ नहीं कर सकते, इग्नोर कर लो, ठीक है। कंप्लीटली आपको इसको इग्नोर करना है, 5% ही डायरेक्टली आ जाएगा। टैक्स रेट नॉट गिवन, ठीक है, इग्नोर कर रहा हूं मैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग जो है इसमें वो इक्विटी की है, ठीक है। केई कैसे आएगा बोलो, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी निकालना पड़ेगा। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी कैसे आएगा, ऑपरेटिंग इनकम दिया है, ऑपरेटिंग इनकम में आपको पता ही होगा कि इंटरेस्ट माइनस नहीं होता, क्योंकि इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अकाउंट्स में मैंने बताया हुआ है, अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग होता है।
और इनकम में लिखा है नेट ऑपरेटिंग इनकम, मतलब इंटरेस्ट अभी तक माइनस नहीं हुआ होगा, तो पहले आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। फिर अगर टैक्स रेट दिया होता तो टैक्स रेट भी माइनस करना पड़ता। फिर अगर प्रेफरेंस शेयर्स होते तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना पड़ता। पर अगर अब दिया ही नहीं है तो क्या करें? टैक्स रेट नहीं दिया है तो टैक्स रेट भी नहीं लेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं आएगा, लेकिन डिबेंचर दिए हैं तो इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो एनओआई या नेट ऑपरेटिंग इनकम माइनस इंटरेस्ट, ये हो गई पूरे कंपनी की अर्निंग, डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। इससे क्या आएगा? मार्केट वैल्यू आएगी। ठीक है, ध्यान दो, ये एक्चुअली केई नहीं है, केई तो दिया है ना, कैपिटलाइजेशन रेट दिया है, हम क्या निकाल रहे हैं? मार्केट वैल्यू। मतलब इसमें इंडिविजुअल रेट्स निकालने ही नहीं थे, 5% दिया ही हुआ है, टैक्स रेट भी नहीं दिया हुआ था, 11% भी दिया हुआ है, तो इंडिविजुअल कॉस्ट आपको दिया है, आपको मार्केट वैल्यू निकालनी है, और ये हम निकाल रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, बोलो, यानी ये केई है डिवाइडेड बाय केई। तो एनओआई वो है 2 लाख, माइनस इंटरेस्ट कितना होगा बोलो? डिबेंचर का फेस वैल्यू है 4 लाख, 4 लाख पे 5% एक साल का इंटरेस्ट रहा होगा। बोलो 4 लाख इंटू 5% वो है 20,000 डिवाइडेड बाय 11%। तो न्यूमरेटर निकालो, आपका ब्रैकेट का वैल्यू आया 20,000, तो 2 लाख माइनस 20,000 वो आएगा 1,80,000, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 11%, तो वो आएगा 16,36,000। ठीक है, 16,36,363। ठीक है, ये आ गया आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्लियर है? अब सर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट क्या होता है? कुछ नहीं बोला है तो बुक वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू लेना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट वैल्यू का कोई अलग से, मतलब डेट का अलग से कोई मार्केट वैल्यू होता नहीं है। अगर वो लिस्टेड है, अगर आपको पर डिबेंचर की मार्केट प्राइस दी है तो ही आप पूरा मार्केट वैल्यू निकाल पाओगे। कुछ नहीं बोला है तो आपको सीधे सीधे बुक वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू अज्यूम करके ले लेना है। क्लियर है? बोलिए सर, फटाफट बताओ। एक है केडी, एक है केई। केडी है 5%, केडी है 11%। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है 4 लाख, हाँ 4 लाख। और अब इक्विटी कितना लेना है? 6 लाख नहीं लेना है। 6 लाख क्या था? बुक वैल्यू वेट्स नहीं लेने, मार्केट वैल्यू वेट्स लेने हैं। तो 16,36,363 और टोटल भी निकाल लो, ओरली आ जाएगा 20,36,363। अब निकालो वेट्स। बोलो 4 लाख डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि 20,36,363, तो ये आएगा 0.196। तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो, हल्का सा फर्क आ सकता है, तो बेटर है मैं 3 डेसिमल में ले लेता हूं। बोलो 0.196। ठीक है, बोलो फिर है 16,36,363 डिवाइडेड बाय 20,36,363, ये आएगा 0.804। ठीक है, टोटल 1 आना चाहिए, आपको ध्यान देना है, राउंड ऑफ में करते वक्त ध्यान देना है, राउंड ऑफ करते वक्त ध्यान देना है, टोटल 1 आना चाहिए। यहाँ 6 है तो यहाँ 4 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, बोलो अब रेट इंटू वेट। बोलो 5 इंटू 0.196 तो आएगा 0.98%। फिर है 11 इंटू 0.804, वो है 8.844%। उसका सम ले लो, 8.844 प्लस 0.98 तो वो आएगा 9.824%। 9.824 जो भी है। ठीक है, आ रहा है ख्याल में? अब इसी को अगर मैं बुक वैल्यू वेट से निकालना चाहूं तो क्या आएगा बोलो? एक्स्ट्रा करा रहा हूं, ठीक है, एक्स्ट्रा, बस वेट्स बदलेंगे, बाकी सब सेम होना है। बोलो क्या होगा? केडी, केई 5%, 11%, 4 लाख, और यहां अब आएगा, बोलो क्या आएगा? 6 लाख। 6 लाख कहां से आया सर? 10 लाख माइनस 4 लाख। ठीक है, टोटल 10 लाख ही आनी चाहिए। बोलो वेट्स निकालो, 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख वो आएगा 0.4, 6 लाख डिवाइड बाय 10 लाख वो आएगा 0.6। अब मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 0.4 वो आएगा 2%, 11% इंटू 11 इंटू 0.6 वो आएगा 6.6%।
सम कर लो, ये आएगा 8.6%। ऑप्शन में मत ढूंढना, ये एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये है 8.6। तो फर्क क्या है, मैं आपको वही समझाना चाहता हूं सर, डिफरेंस क्या है। सिर्फ बुक वैल्यू वेट्स, मतलब वेट्स निकालते वक्त बदलाव होगा। इंडिविजुअल जब आप कॉस्ट निकालोगे तो सेम ही निकलते हैं, उसमें कोई वेट्स का फर्क नहीं पड़ता, बस वेट्स अलग अलग होते हैं, वैल्यू अलग अलग होगी तो वेट्स अलग अलग आएंगे और लास्ट आंसर अलग आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप ये लिख सकते हो, ठीक है। ये अपना आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। आ रहा है? बढ़े आगे? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पढ़ लिया, हमने सेकंड पढ़ लिया, अब आते हैं थर्ड पे। चलिए, आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन डब्ल्यूसीसी पे ही है। एमएनपी लिमिटेड एज अ टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ 60% कॉमन स्टॉक, यानी कि इक्विटी, जितना भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका 60% इक्विटी है, 10% है प्रेफर्ड स्टॉक मतलब प्रेफरेंस शेयर्स, एंड बैलेंस 30% क्या है, डेट। ये उनका कैपिटल स्ट्रक्चर का रेशियो दिया है। इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 15%, आपका काम हो गया आधा। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज 7%, डायरेक्टली दिया है, एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज 10%। ऑब्वियसली ये ग्रॉस कॉस्ट होगा, आपको इसको आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा, ठीक है। द रेलेवेंट टैक्स रेट इज 40%, ठीक है। तो बिफोर टैक्स डेट का रेट है 10%, उसको आपको आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज द डब्ल्यूसीसी? अब देखो यहां अमाउंट ही दिया ही नहीं, क्योंकि आपको प्रपोर्शन यानी वेट्स डायरेक्टली दिए। अब जब वेट्स डायरेक्टली दिए हैं तो कोई बच्चा बोलेगा यार सर अमाउंट ही नहीं दिए, हम तो ये कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। अरे भाई आपको समझना है, अमाउंट भी काहे के लिए चाहिए होते थे, वेट्स निकालने के लिए। जब आपको वेट्स ही दिए हुए हैं तो बेटा आपको अमाउंट चाहिए क्यों? एक स्टेप और एलिमिनेट हो गई ना, अमाउंट फिर वो वेट्स निकालने की जरूरत नहीं है। वेट्स डायरेक्टली कैपिटल स्ट्रक्चर का आपको इंडिविजुअल का दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। बोलो तो क्या आएगा? अब यहां सिर्फ डेट का एक्चुअली पॉइंट साइलेंट है, टैक्स रेट अलग से दिया है, तो मेरे हिसाब से टैक्स का इफेक्ट लेना चाहिए, ठीक है। मैंने लिया है कि नहीं एक बार देख लेता हूं, मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए अलग से। सॉरी, हाँ, डेट का रेट क्या है? 10, बराबर, मैंने लिया है, लेना चाहिए नॉर्मली। तो केडी बस अलग से निकाल लो, केडी क्या आएगा? I1 माइनस टी, ठीक है, I1 माइनस टी। प्रेफरेंस में तो आपको बताया था, ये 7% भी क्या है? रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है, इसमें 1 माइनस टी करना ही नहीं पड़ता ना, तो ये एज इट इज ले लेंगे। इक्विटी तो अलग ही फॉर्मूले से आता है, उसमें टैक्स का कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए वो भी फाइनल आंसर है ऐसा मानेंगे, लेकिन डेट में ऐसा आप नहीं मान सकते। बोलो तो आय है 10%, 1 माइनस 0.4, तो ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 6%, ठीक है। बोलो टेबल बना लो, केडी, केपी, केई। बोलो केडी का रेट क्या है? 6%, केपी का रेट है 7% और केई का परसेंट है 15%। बोलो अब डायरेक्ट वेट्स दिए हुए हैं, स्टॉक यानी इक्विटी का है 0.6, 60% मतलब 0.6, केपी का है 0.1 यानी 10% और ये है 0.3। बोलो मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 0.3 वो आएगा 1.8%, 7 इंटू 0.1 वो आएगा 0.7%, 15 इंटू 0.6 वो आएगा 9%। टोटल मारो, 1.8 प्लस 0.7 प्लस 9 वो आएगा 11.5, 11.5। क्लियर है? 11.5 लिखो फटाफट। चलिए ठीक है, ये बस करना भूलना नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें आगे। बोलिए सर, अब आते हैं एक और क्वेश्चन, आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट डब्ल्यूसीसी। तीनों कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है, डायरेक्टली आपको मार्केट वैल्यू ही दिया है, डायरेक्ट मार्केट वैल्यू दिया है, बुक वैल्यू वेट्स की बात ही नहीं हो रही। तो अब यहाँ पे आपका चॉइस ही नहीं, चॉइस ही नहीं, मार्केट वैल्यू ही दिए हैं, तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको वेट्स लेने पड़ेंगे। कॉस्ट भी सबका इंडिविजुअल दिया है, टैक्स रेट नहीं दिया है, तो जो भी रेट्स हैं वो फाइनली हैं ऐसा आपको मानना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में टैक्स का रेट अलग से दिया हुआ था, इसलिए मैंने क्या माना कि जो रेट दिया है वो बिफोर टैक्स का कॉस्ट होगा डेट का, हमने उसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि हम कौन सा कॉस्ट लेते हैं? आफ्टर टैक्स।
बट यहां टैक्स रेट दिया ही नहीं है, तो बस वही ढांचा बनाओ, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। बोलो फटाफट निकालो। केडी, केपी, केई, बोलो केडी 10.95%, केपी 14.29%, इक्विटी 18.15%। बोलो अमाउंट 67,50,000, 20,80,000, 4 करोड़, 4 करोड़, ठीक है 4 करोड़ है वो। तो टोटल मारो 67,50,000 प्लस 20,80,000 प्लस 4 करोड़, ये आएगा 4 करोड़ 88,30,000। जीरो संभाल के, जीरो संभाल के, ठीक है। बोलो पहला वेट्स निकालो, 67,50,000 डिवाइड बाय 4 करोड़ 88,30,000, ये आएगा 0.138। मैं 3 डेसिमल में ले रहा हूं, ठीक है, राउंड ऑफ कर लेंगे। बोलो 20,80,000 डिवाइडेड बाय 4 करोड़ 88,30,000, तो ये आएगा 0.043, ठीक है। और 4 करोड़ डिवाइडेड बाय 4 करोड़ 88,30,000, वो आएगा 0.81। बाकी बैलेंस ले लो, 8 और 3 11, 11, तो ये क्या आएगा 9। इतना मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, ठीक है। तो टोटल 1 आ जाएगी। अब करो मल्टीप्लाई, परसेंटेज इनटू वेट्स को मल्टीप्लाई करो। बोलो 10.95 इंटू 0.138, वो आएगा 1.5111%। फिर है 14.29 इंटू 0.043, तो ये आएगा 0.61447, जो आ रहा है अभी मैं लिखते जा रहा हूं, ठीक है। फिर है 18.5 इंटू 0.819, तो ये आएगा 15.1515%। अब ये आप तीनों के तीनों m प्लस m प्लस m प्लस भी कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व करते करते ही क्या कर सकते हो, m प्लस m प्लस m प्लस, तो MRC दबा दोगे तो डायरेक्ट फाइनल आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते करते ही करना है, ठीक है। तो आपको मतलब नॉर्मल हैबिट बना लेना है, ठीक है। तो अभी तो मैं मैन्युअली निकाल रहा हूं, बट आगे से जो अपन क्वेश्चन करेंगे m प्लस करते जाएंगे, सीधे MRC दबा देंगे। बोलो तो 1.5111 प्लस 0.61447 प्लस 15.1515, तो ये आता है 17.277, यानी 28, ठीक है। लिखो कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, सब पॉइंट में है। 18.5, 14.29, तो आपको निकालना ही पड़ेगा। और जो ऑप्शंस में गैप है वो भी काफ़ी कम है, 16.52, 16.34, तो आप नहीं अंदाज़ा लगा पाओगे। पूरा पूरा निकाल के फटाफट बस आपको कैलकुलेटर की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जितने कम स्टेप्स करोगे, जैसे m प्लस मैंने बताया, तो एडिशन करने की स्टेप आप बचा लोगे, ठीक है। तो आपको जितना मतलब एलिमिनेट कर सकते हो एलिमिनेट करते जाओ, ठीक है। चलिए सर, तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए अबाउट WACC। अब जो हमने मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा वो भी देखा जाए तो WACC ही तो है, उसमें भी मल्टीपल सोर्सेज हैं, उसमें भी आपको वेटेड एवरेज निकालना है। सिर्फ फर्क क्या है कि वो एक एडिशनल बोरिंग है। न्यू बोरिंग का अगर आप रेट निकालते हो तो उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, बट अपने आप में वो भी वेटेड एवरेज ही होता है। मतलब करना वही है जो अभी तक हम कर रहे हैं, करना वही है जो अभी तक हम कर रहे हैं, सिर्फ हम इंक्रीमेंटल बोरिंग के लिए वो चीजें करेंगे। चलिए तो आ जाइए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाइए। वर्क आउट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ अ न्यू प्रपोज प्रोजेक्ट, ठीक है। न्यू प्रपोज प्रोजेक्ट, इसलिए इसको कहते हैं मार्जिनल। इंक्रीमेंटल नए प्रोजेक्ट के लिए आप सिर्फ निकाल रहे हो, एग्जिस्टिंग जो भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो यहां पे काउंट नहीं हो रहा है। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो आपका काउंट नहीं हो रहा है, सिर्फ इंक्रीमेंटल जो प्रोजेक्ट है उसकी जो इंक्रीमेंटल फंडिंग है उसकी सेपरेट कॉस्ट आप निकाल रहे हो। चलिए बोलो, चारों दिए हैं। रिटेन अर्निंग, नया खिलाड़ी आ गया है, ठीक है, ध्यान दो। रुपीज इन लैक्स है, कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है, तो सारे कॉस्ट दिए हुए हैं, उसको आपको फाइनल कॉस्ट ही मानने हैं और कोई डेटा दिया हुआ नहीं है। बस सेम ही करना है जो WACC के लिए कर रहे थे। बोलो बनाओ टेबल, यहीं पे लिख सकते हो, इसी में आगे। बोलो लैक्स में दिया हुआ है, कॉस्ट भी दिया हुआ है, यहीं पे वेट निकाल लो, पहले इसका टोटल मार लो। टोटल मारो 1000 प्लस 250 प्लस 500 प्लस 750, तो टोटल कैपिटल कितना है प्रोजेक्ट का, 2500 लाख सॉरी, ठीक है। अब निकालो वेट्स,
वेट्स निकालो। वेट्स कैसे निकालेंगे? 1000 डिवाइडेड बाय 2500, वो आएगा 0.4। 250 डिवाइडेड बाय 2500 हो तो 0.1 आएगा, ठीक है। और ये आएगा 0.2, इतना मैथ्स तो आता है भाई। और ये आएगा 0.3, ठीक है। टोटल आना चाहिए 1। चलिए वेट्स आ गए। अब कॉस्ट और वेट्स को मल्टीप्लाई करो। 18 इंटू 0.4 तो ये आएगा 7.2%। 18 इंटू 0.1 तो वो आएगा 1.8%। 12 इंटू 0.2 ये आएगा 2.4%। और 16 इंटू 3 60 48 तो 4.8%, ठीक है। तो ऐसा आप निकाल सकते हो। बोलो 7.2। अब इसमें भी वही m प्लस दबा सकते हो निकालते वक्त ही। मल्टीप्लाई करो, m प्लस करते जाओ, मल्टीप्लाई करो, m प्लस करते जाओ, मल्टीप्लाई करो, m प्लस करते जाओ, और फिर सीधे आप MRC दबा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बोलो कितना है आंसर? 16.2%। क्लियर है? तो ये भी मैंने कहा है तो WACC ही, बस इंक्रीमेंटल का है तो भाई उतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। गणेश लिमिटेड रिक्वायर्स अमाउंट ऑफ 5 लाख टू फिनांस प्रोजेक्ट, ठीक है। नया प्रोजेक्ट है, एग्जिस्टिंग का डेटा दिया ही नहीं है, इसलिए ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहेंगे इसको। गणेश लिमिटेड रिक्वायर्स 5 लाख अमाउंट टू फिनांस प्रोजेक्ट। इट वाज डिसाइडेड टू रेज सच फिनांस बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। ध्यान दो, पूरा का पूरा डिबेंचर से ही आ रहा है, लेकिन उसमें ट्विस्ट है, अलग टाइप का ये। कॉस्ट ऑफ डेट इज 10%। ऑब्वियसली देखो यहां क्लैरिफिकेशन दिया ही है, बिफोर टैक्स। नहीं भी होता तो हम बिफोर टैक्स ही लेते, क्योंकि टैक्स रेट अलग से दिया है, क्लैरिफिकेशन के लिए दिया ही है। अब अलग अलग है, स्लैब रेट जैसे आप इनकम टैक्स में पढ़ते हो वैसा ही है, अलग अलग अमाउंट के लिए अलग अलग रेट है। होता है ऐसा, जैसे से आप ज्यादा बोरो करते हो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, ठीक है। तो आपने अप टू 2 लाख अगर आप डिबेंचर रेस करोगे तो आपका कॉस्ट आएगा 10%। अगर आप और आगे बढ़ोगे बियॉन्ड दैट 2 लाख से ज्यादा अमाउंट अगर आप डिबेंचर से रेस करते हो तो आपका रेट बढ़ के 13% हो जाएगा। तो अप टू 2 लाख आपका कॉस्ट आएगा 10% बिफोर टैक्स, और 2 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट आप बोरो करोगे उस अमाउंट पे 13% लेना पड़ेगा, मतलब आपको स्लैब वाइज लेना पड़ेगा, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स में आप लेते हो। और टैक्स रेट आपको दिया हुआ है 30%। बताइए व्हाट इज द एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू फाइनेंस ऑफ 5 लाख। एक ही सोर्स है लेकिन अलग अलग कॉस्ट है, इसलिए निकालना वैसे ही है। तो इसको मैं KD1 KD2 ऐसा नाम दे दूंगा। बोलो KD1 क्या आएगा? 2 लाख। स्प्लिट करना है, यानी मैं क्या करूंगा, मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा इसका कि पहले 2 लाख जो डेट के आएंगे उसका रेट आएगा 10%। दोनों डिबेंचर से ही आ रहा है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो उसको कॉस्ट के लिए अलग अलग ही मानना है। तो 2 लाख तक का कॉस्ट मेरा 10% है, उसको मैं नाम दे दूंगा KD1। और KD2 क्या आएगा? बैलेंस। 5 लाख का टोटल फंडिंग है, 2 लाख रुपए KD1 से आ गए, तो 3 लाख रुपए बचे हुए कहां से आएंगे? KD2, जिसका कॉस्ट आएगा 13%। क्लियर है? ऐसा मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर आएगा। अब मुझे आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालना है और फिर सीधे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोलो क्या निकाल रहा था मैं? आफ्टर टैक्स कॉस्ट। तो 10%, 1 माइनस 0.3 तो यह आएगा 7%। KD2 13%, 1 माइनस 0.3। बोलो 13 इंटू 0.7, 13 इंटू 0.7 वो आएगा 9.1। ठीक है, ये आ गया आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। अब बोलो KD1 KD2, ठीक है, 2 लाख, 3 लाख, टोटल 5 लाख। वेटेज निकाल लो, 2 डिवाइडेड बाय 5, 0.4, ये होगा 0.6, टोटल होगा 1। अब कॉस्ट ले लो 7%, 9.1%, मल्टीप्लाई कर लो 7 इंटू 0.4 वो आएगा 2.8, 9.1। अब वो m प्लस कर लो, ध्यान दो, अभी m प्लस कर लो, चलो प्रैक्टिस कर लो। 7 इंटू 0.4 m प्लस दबाया, फिर 9.1 इंटू 0.6 m प्लस, ठीक है, 5.46%।
अब सिर्फ दबा दो एमआरसी, तो वो आएगा 8.26। क्लियर है? सिंपल था, एकदम सिंपल। ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एफएम में आ सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है सर फुल क्वेश्चन। काफी बच्चे इसी का इंतजार कर रहे थे कि सर एक फुल क्वेश्चन पढ़ा दें, क्योंकि उन्होंने मॉड्यूल में इधर उधर फुल क्वेश्चन ही देखे होंगे, तो एक मैंने ले लिया है, एक अपन फुल क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द फर्म इफ इट रेजेस 750 million for a new project. The firm plans to have a target debt to value ratio. Debt to equity नहीं है, debt to equity नहीं है, debt to value यानी debt to total value. Total value मतलब total capital employed, यानी इसी को आप debt ratio कहते हो कि debt as a percentage of total capital employed कितना है। तो 100 रुपए अगर मेरा पूरा वैल्यू है, 100 रुपए अगर मेरा पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसका 20% यानी कि 20 रुपीज मेरा डेट है, तो डेट रेशियो है ये। डेट इक्विटी रेशियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेट रेशियो है कि 20% मेरा डेट से आता है, तो बचा हुआ 80% कहां से आएगा? इक्विटी से। क्लियर है? द बीटा ऑफ न्यू प्रोजेक्ट इज 1.4375। 1.4375। क्लियर है? द डेट कैपिटल रेज टू टर्म लोन्स, इट विल कैरी अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 9.5%। इसमें भी स्लैब वाइज दिया है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। बोलो, फर्स्ट 100 मिलियन जो आप लोगे उसके लिए 9.5 है, और नेक्स्ट 50 मिलियन के लिए जो आप लोगे उसके लिए 10%। अब निकाल लो कितना है। 750 मेरा टोटल वैल्यू है, उसका 20% जो ये एग्जैक्टली 150 ही आएगा, और 150 में दिया हुआ है कि पहले 100 मिलियन के लिए आपका कॉस्ट होगा 9.5 कम होगा, और फिर जो बचा हुआ 50 आप रेस करोगे उसके लिए हायर कॉस्ट है, 0.5 से रेट बढ़ जाएगा, तो 10% आपका कॉस्ट होगा। क्लियर है? KD1 KD2 सेम नाम देंगे। आगे, करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी 60, द प्रिवेलिंग डिफॉल्ट रिस्क फ्री रेट यानी RF, याद आ रहा है CAPM, RF इज 10 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स ट्रेजरी बॉन्ड्स इज 5.5, एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 8%। ठीक है, मार्केट रिस्क प्रीमियम है, मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिटर्न नहीं है, मार्केट रिस्क प्रीमियम है। मतलब ये RM माइनस RF करके आपको दिया हुआ है। वो जो डब्बा था CAPM में, उस डब्बे की वैल्यू डायरेक्टली आपको 8% दिया हुआ है, और टैक्स रेट दिया है 35%। बोलो क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे? सबसे पहले हमको क्या चाहिए? हमको पहले तो ये समझना है कि वेट्स क्या लेंगे। वेट्स कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, वेट्स कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो बुक वैल्यू लेंगे। कुछ नहीं लिखा है तो बुक वैल्यू ले लेंगे। क्लियर है? बुक वैल्यू क्या है? टोटल हमारा 750 मिलियन का प्रोजेक्ट है, उसमें 20% यानी कि 150 मिलियन डेट से आ रहा है, और बचा हुआ 600 मिलियन, 750 माइनस 150, 600 मिलियन हम इक्विटी से रेस कर रहे हैं। तो हमको बुक वैल्यू पता है, हम वेट्स निकाल लेंगे। अभी हमको निकालना है कॉस्ट। बोलो, तो कॉस्ट निकालो। पहला कॉस्ट निकालो KD1 यानी कि 100 मिलियन, 100 मिलियन का कॉस्ट निकालो, तो नॉर्मल आएगा 9.5 यानी I1 माइनस T। बोलो कितना आएगा? 9.5 इंटू 0.65, 1 माइनस 0.35, 0.65, तो कितना आएगा? 6.175%। फिर KD2 बोलो, यानी कि 50 मिलियन, कितना आएगा? 10% है, 10% 1 माइनस 0.35, ये तो डायरेक्टली आ जाएगा 6.5। ठीक है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है KE। बोलो, CAPM मॉडल से आएगा RF प्लस बीटा RM माइनस RF। बोलो, RF दिया हुआ है 5.5%, 5.5% प्लस बीटा वैल्यू दिया था 1.4375, 1.4375, और सीधे RM माइनस RF यानी कि रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, तो इनटू डायरेक्टली डब्बे की वैल्यू दी हुई है 8%। बोलो कितना आएगा? पहले डब्बे की वैल्यू निकालो, 1.4375 इंटू 8, तो ये आएगा 11.5, 11.5 प्लस 5.5 वो आएगा 17%। तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया, KE आ गया 17%। क्लियर है? यहां तक आ गया ख्याल में? बोलो
बोलो अब निकालो, KD1, KD2, KE, ये आएगा 150 सॉरी 100 मिलियन, 50 मिलियन और ये बैलेंस 600 मिलियन, टोटल आएगा 750 मिलियन। वेट्स निकाल लो, 100 डिवाइडेड बाय 750 दैट कम्स टू 0.133, 3 डेसिमल तक ले रहा हूं सर मैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 डेसिमल तक भी ले सकते हो। 50 डिवाइडेड बाय 750 दैट कम्स टू 0.066 या 67 ले लो, बेटर रहेगा, ठीक है। और 600 डिवाइडेड बाय 750 वो आएगा 0.800, टोटल आएगा 1। बोलो रेट निकालो, कॉस्ट कितना था, 6.175%, 6.5%, 17%। एम प्लस दबाना भूलना नहीं, ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकालना। बोलो 6.175 इंटू 0.133 एम प्लस, डायरेक्ट एम प्लस दबा दो, 0.821275%। राउंड ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एम प्लस कर दिया तो अब याद रखने की भी जरूरत नहीं है, एम प्लस में डायरेक्ट वो ऐड हो जाएगा। बोलो फिर है 6.5 इंटू 0.067 एम प्लस, वो आ गया 0.4355% और 17 इंटू 0.8 एम प्लस वो आएगा 13.6%। अब बस क्या दबाना है सर, MRC, तो ये आ जाएगा 14.856775%। ये MCQ नहीं है, फुल क्वेश्चन है, तो मतलब ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, क्लियर है। 14.856 जो भी है, यानी राउंड अप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, 14.86 राउंड अप, क्लियर है, मेरा भी उतना ही आया, ठीक है, 14.86 बुक्स में भी आपको वही आंसर दिया हुआ है, क्लियर है। चलिए अब क्योंकि आपको मार्केट प्राइस भी दी है, इसी को आप चाहो एज अ होमवर्क तो आप इसको मार्केट वैल्यू वेट्स लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या कर ही लेते हैं, चलो थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो ये हमने क्या लिया, बुक वैल्यू वेट्स। अब लेते हैं, बोलो मार्केट वैल्यू वेट्स। कुछ नहीं दिया है एग्जाम में, बुक वैल्यू वेट्स ही लेना है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। अगर यहां मार्केट वैल्यू वेट्स लेना पड़ता तो क्या करते, बोलो KD1, KD2, KE। बोलो डेट में मैंने बताया कुछ भी नहीं दिया है तो आप जितना बुक वैल्यू है उसी को ले लेंगे, यानी कि 100 मिलियन, ये आएगा 50 मिलियन। अब निकालो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, बोलो अब 60 रुपीज है मार्केट वैल्यू, तो फेस वैल्यू 10 ही रही होगी, ठीक है, तो 600 मिलियन आपको रेस करना है, डिवाइडेड बाय 10, तो 60 मिलियन शेयर्स आप इशू करोगे, और 60 मिलियन इंटू 60, 6 6 36, तो यानी 3600 आएगा, ध्यान दो, 60 मिलियन शेयर्स इंटू 60 रुपीज, तो वो आएगा 3600 मार्केट वैल्यू, ध्यान देना, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा, 3600 प्लस 150 यानी 100 और 50, तो आएगा 3750। तो पूरे वेट्स जो हैं वो बदल जाएंगे। बोलो वेट्स कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 3750, 0.26 या 27 ले लो डायरेक्टली, वेट फिर है 50 डिवाइडेड बाय 3750, तो ये और उसका आधा आएगा 0.013, और 3600 डिवाइड बाय 3750 डेट कम्स टू 0.960, ठीक है। बोलो कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, 6.175%, 6.5%, 17%। बोलो एम प्लस करते जाना याद से, एक सेकेंड, बोलो 6.175 इंटू 0.027 एम प्लस, तो ये आएगा 0.1667 जो भी है परसेंट, 6.5 इंटू 0.013%, सॉरी एम प्लस मतलब दबा दो, तो आएगा 0.0845%,
फिर है 17 इंटू 0.96 एम प्लस, तो वो आएगा 16.32%। अब दबा दो सर MRC, तो ये आएगा 16.57%। देखो बढ़ गया, बढ़ गया, 14.8 था, यहाँ 16.57 आया। ऐसा क्यों? पहले इक्विटी का वेट देखो कितना था, 0.8, अब वो कितना है, 0.96। और आपने FM पढ़ाई है, अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा कॉस्ट इक्विटी का होता है, सबसे ज़्यादा कॉस्ट इक्विटी का होता है। तो यहाँ 17% जो कॉस्ट है उसका वेट बढ़ गया, 0.8 से बढ़ के 0.96 बढ़ गया, तो इसीलिए वो 17 के और करीब करीब पहुंच गया, तो वो 16.57 आपका आ गया। ठीक है, तो ये था सर आज का लेक्चर। तो ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल के प्रैक्टिकल MCQ। कल हम स्टार्ट करेंगे सर लेवरेज। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो है लेवरेज, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड लेवरेज के जो भी है मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। अदर्स में लेवरेज के भी मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो कल मैं लेवरेज कोशिश करूंगा कंप्लीट हो जाए। फिर उसके आगे फिर हम कैपिटल स्ट्रक्चर के जो थ्योरी, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी, उसके भी प्रैक्टिकल मैंने दिए हुए हैं, तो उसमें भी मैं थ्योरी का एक ब्रीफ समझाऊंगा कि भाई NI अप्रोच क्या होती है, क्या बोलती है, उसके फॉर्मूला क्या है, NOI अप्रोच क्या बोलता है, MM अप्रोच क्या बोलता है, तीनों का पहले मैं ऊपर ऊपर से थ्योरी समझा दूंगा, फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे यूज होता है वो बता दूंगा, और फिर उसके भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए सर, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया है और आप पार्ट 2 अभी देख रहे हो, और आई होप आपको पसंद आ रहा है। आई होप आप इसको शेयर ज़रूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और डेफिनेटली हम पूरे MCQ जितने मैंने दिए हैं वो हम कवर करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो 30 to 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है, 30 मार्क्स तो आता है, ठीक है, 30 मार्क्स तक आता है। तो 30 मार्क्स का भी अगर मैं मानूं, 3-4 क्वेश्चन ऑफ बीट आते हैं, ये गार्ड बांध के चलो। काफ़ी बच्चों को मैं बता रहा हूँ, मेरे लेक्चर बायस को मैं बता चुका हूँ, 3-4 क्वेश्चन वो आपके हाथ में नहीं है, वो क्या आएंगे, कहाँ से आएंगे, उसके हिसाब से आप अपनी पूरी पढ़ाई का डायरेक्शन नहीं रख सकते। काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, 30 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन के चक्कर में टेंशन ले लेते हैं, जबकि उनको दिख ही नहीं रहा 27 क्वेश्चन ईजी आते हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं। आई डोंट नो, उन बच्चों को शायद 95 प्लस या ऑल इंडिया हाईएस्ट लेना होता है। तो अगर आपका टारगेट 90 प्लस से स्कोर करने का है, देन यस, आपको वो 3 क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है, बट वो क्या आएंगे आपके कंट्रोल में नहीं है। कुछ ना कुछ ऑफ बीट या थोड़े से गलत क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 1-2 एरर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसमें अपना दिमाग खराब न करके जो 27-26 क्वेश्चन हैं उस पर आप ध्यान दो, उसमें आप परफेक्शन लाओ, उसमें आप प्रैक्टिस करो, उसको आप इजी बनाओ। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलना चाहिए क्या ट्रिकीनेस है, कहाँ मेरे को ध्यान रखना है, कहाँ गलती होगी, एक्सीडेंट स्पॉट क्या होगा, ये सब आपको देख देख के ही समझ में आना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। क्लियर है? तो ये था अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट पार्ट में अपन आगे बढ़ेंगे। लेवरेज कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक कर देना भाई और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।